मैं क्या वेरी 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 वार्म वेलकम माय चैंपियंस। सो आपका भाई फिर से आ गया आपके लिए एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस फॉर क्लास 11 लेके फॉर दिस चैप्टर स्ट्रेट लाइंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। सो भाई इससे पहले की टॉपिक शुरू करें, एक छोटी सी बात बता दूं, छोटी तो नहीं बड़ी बात है वैसे तो। नॉर्थ इंडिया में आज के दिन लोहड़ी का फंक्शन मनाया जाता है और ये एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है जिसमें सर्दियां कुछ खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सोचने के, राइट। एंड यस, इस दिन रात को आग जलाई जाती है और उसके अराउंड थोड़े बहुत छोटे छोटे कस्टम्स होते हैं, कोई गाने गाते हैं, मूंगफली खाते हैं, राइट, रेवड़ी खाते हैं और थोड़ा पूजा भी होती है क्योंकि एक अच्छा फेस्टिवल माना जाता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में खासकर। बट मेरे लिए थोड़ी ये ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मेरे न्यू बॉर्न बेबी की पहली लोहड़ी है, राइट। सो आज ये जो सेशन है बेटा, ये आपके लिए मैंने रिकॉर्ड किया है ताकि आपका लर्निंग रुके नहीं, चलता रहे। मैं इस समय लाइव नहीं आ सकता था क्योंकि इस समय उस फेस्टिवल का हमारे घर में एक पूजा है न्यू बॉर्न बेबी के साथ और थोड़े कस्टम्स है जो करने होते हैं, तो इस करके ये सेशन आपके लिए मैंने रिकॉर्ड किया है। आई होप कि आप इसको एंड तक देख के सीखने में पूरा विश्वास रखोगे। आई एग्री, मैं आज आपकी चैट ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस समय आपके साथ चैट में आपके साथ बन जाऊं, बट अगर वो पूजा चल रही हुई या कस्टम चल रहे हुए तो शायद ना आ पाऊं। बट आई होप कि तुम सीखने आए हो, अच्छे से सीखोगे, एंड तक सुस्ती नहीं डालोगे। चाहे मैं तुम्हें डांट नहीं पाऊंगा या तुम्हें बीच में मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा, बट तुम खुद इतने मोटिवेटेड रहोगे क्योंकि तुम्हें खुद को स्कोर लेने हैं स्कूल में। अपने पेरेंट्स से बोल चुके हो, भाई बहन से बोल चुके हो, मुझसे बोल चुके हो कि अब फोड़ना है, नंबर लेने हैं, तो अब तुम्हारी अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठती है कि तुम लर्निंग पे फोकस करो मैक्सिमम, ठीक है एवरीबॉडी। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी बहुत बात फिर में करेंगे, स्ट्रेट लाइंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज का वो वाला पार्ट पढ़ेंगे जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेट लाइन तो हमें पूरा ही पढ़ना है, थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छे सवाल करेंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जो नए बच्चे हैं थोड़े बहुत, बेटा माय नेम इज अरविंद कालिया सर, प्रेजेंटली आई एम एचओडी मैथ्स एट वेदांतु, और ये थोड़ा बहुत हमारा गुणगान लिखा हुआ है आप लोगों के लिए जो हमें नहीं जानते, ठीक है। शौक हमारे 2-3 ही हैं, वो हम बता देते हैं, गाना गुनगुनाना, थोड़ा डांस करना, बच्चों से प्यार मोहब्बत और ज्ञान की बातें करना और दोस्तों से गप्पे मारना, ये हमारे कुछ शौक हैं, ठीक है। एंड यस, डू सब्सक्राइब अगर नए बच्चे हो। बेटा एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा का सॉल्यूशन का सीरीज यहाँ चल रहा है जहां पे मैं आपको थोड़ी थ्योरी पढ़ाता हूं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके स्कूल में 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे। एंड यस, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज लेके आ रहा हूं फ्रॉम नेक्स्ट वीक ओनली, जो कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में अनाउंस करूंगा। वो तुम्हारे स्कूल को फोड़ देगी बुरे हाल से। एक ऐसी चीज कराऊंगा जो तुम हमेशा ढूंढते हो कि यार ये चीज कोई करवा दे, पर वो मिलती नहीं क्योंकि उसके लिए जो चाहिए वो अरेंज करना मुश्किल होता है। पर तुम्हारे भाई ने वो चीज अरेंज कर ली है, मुझे पता है शायद तुम पूछोगे, बट अभी मैं बताऊंगा नहीं, अगले हफ्ते उसको अनाउंस करूंगा कि वो क्या चीज लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। सो अगर नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि वो मिस ना हो जाए। एंड जेई के 1 शॉट मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, तो अगर आप जेई के टच में रखना चाहते हो तो 1 शॉट्स आप डे बाय डे, जैसे आज स्ट्रेट लाइंस पढ़ लिया तो उसी का जेई का 1 शॉट भी लगा लिया ताकि उसका फ्लो पूरा एंड तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और 1 शॉट जो क्लास एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, 1 शॉट में जो करवाए हैं वो सॉल्व करने, साथ में सिर्फ देखना नहीं है, सॉल्व करने हैं, उनको अपना बना लेना है, ठीक है। एंड इससे पहले कि शुरू करें, तुम सबको पता है भैया इस बार वेदांतु ने जो करके दिखाया है कोई नहीं कर पाया जितना मुझे पता है। सो वेदांतु स्टूडेंट्स क्वालिफाइड जेई एडवांस, इतने बच्चे एडवांस क्वालिफाइड, मतलब ये नहीं मेंस क्वालिफाइड, मेंस तो क्वालिफाई पता नहीं कितने ही थे, वो नंबर लिखूंगा तो ये जगह छोटी पड़ जाएगी। इतने बच्चों ने मेंस देके एडवांस क्वालिफाई किया है पूरा ऑनलाइन पढ़ के, ठीक है। तो अगर तुम भी इनका हिस्सा बनना चाहते हो, इसी नंबर का हिस्सा बनना चाहते हो, तो सब्सक्रिप्शन को लेना मत भूलो। मैंने पहले भी बताया था, कल परसों मैंने एक आपको सरप्राइज भी दिया था। जिन बच्चों को सरप्राइज का नहीं पता, मैं हल्का सा बता दूं, यहां पे अगर आप वीडियोस में जाओगे, यहां पे मैंने सेशन लिया था, कौन सा भाई, ये वाला, राइट, क्लास 11 सुपर प्लान टू कवर एवरीथिंग इन 1 मंथ। इसमें मैंने वो सरप्राइज भी दिया था। उनमें जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बेटा डोंट वरी, मैं डाटा कंपाइल कर रहा हूं, कुछ दिन में आपको ईमेल भी करूंगा अलग से, जो सरप्राइज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सो डोंट यू वरी, ओके।
अगर मैं ईमेल नहीं कर पाया तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, जहां पे भी मुझे मौका मिलेगा, या मैं ईमेल करूंगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि ईमेल बेटर रहता है, थोड़ा ऑफिशियल लगता है। ठीक है, जो नहीं भी जुड़ पाए बच्चे, सरप्राइज बेटा चिंता ना करो, तुम अपनी लर्निंग के लिए इसको लो, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें और मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए लाता ही रहूंगा। ठीक है, बट तुम्हें लर्निंग नहीं रोकनी है, इसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस समय इसमें आपको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मिलेंगी जो आपकी लर्निंग में बहुत हेल्पफुल है। नंबर 1, क्रैश कोर्स ऑफ 11th क्लास, तो आपको इसे ज्वाइन करना है, और 1-1.5 महीने में जो आपको वो क्रैश कोर्स कराएंगे, पूरा 11th का बिगिनिंग से एंड तक सारी चीजें जेई लेवल तक आपको धीरे धीरे रिवाइज कराएंगे, समझाएंगे। इफ नॉट 100 एटलीस्ट 80+। ठीक है, क्योंकि टाइम 1 महीने का रहता है तो टाइम कम होता है, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपको 12th में एंटर करने से पहले अगर आ गए तो टेंशन खत्म, वो सारी चीजें यहां कवर होंगी क्रैश कोर्स में। ऑफ कोर्स ऑन द इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म, जहां पे क्विजिंग होती है, लीडर बोर्ड बनते हैं और आपका मोटिवेशन बना रहता है। साथ में आपको माइक्रो कोर्सेज मिलते हैं। माइक्रो कोर्स यानी कि एक चैप्टर का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बीच में इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो आप किसी भी टीचर के माइक्रो कोर्सेज देख सकते हो अगर आप डिटेल में चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो ये सब चीजें यहां मिलती हैं आपको। सो गो फॉर इट, बहुत हेल्पफुल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वाला कोड लगाना है। अभी तो नहीं, पर सेशन के एंड पे मैं डिटेल में करके बता दूंगा कैसे करते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन आता है कि सर एनरोल करते कैसे हैं, मैं सेशन के एंड बताऊंगा। अभी तो टॉपिक शुरू करना है, तुमको पता है बिगिनिंग में मेरे को बहुत जल्दी होती टॉपिक शुरू करने की, फटाफट मुद्दे पे आना होता है हमको। तो आ जाओ भाई, आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। सिलेबस की बात करें तो कुछ खास नहीं कटा है, मोर और लेस सब कुछ है इसमें। बस एक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यहां नहीं दिख रही है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ दिख रहा है, राइट। सब कुछ ही है, जितना भी ये सेक्शन सुक्शन फॉर्मूले थे, बेसिक्स ऑफ अर्लियर क्लासेस, और बस इंटरनल सेक्शन का रह गया, एक्सटर्नल सेक्शन ही, क्योंकि अर्लियर क्लासेस में एक्सटर्नल सेक्शन नहीं था, हमें इंटरनल सेक्शन था। बाकी तो स्लोप, एंगल, सारी लाइंस की इक्वेशन इंक्लूडिंग नॉर्मल फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये चीजें आपके सिलेबस में हैं। तो चलो इनको एक एक पकड़ के निपटाते हैं, सारे रेडी हो जाओ। वो बेसिक फॉर्मूले जो आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके, मैंने यहां पे हल्का सा रिकॉल कर दिया है, और हम 11 से शुरू करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पटाक सबको आता है। सेक्शन फॉर्मूला तुम्हें बचपन से आता है, मैं 10th नहीं कहूंगा, तुम्हें बचपन से आता है फॉर्मूला। देन मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर m और n 1-1 हो जाए, एंड लास्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये वो फॉर्मूले जो आप अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एक ब्रीफ सा रिकॉल मैंने यहां रख दिया आपके लिए, मेरे ख्याल से रिकॉल के लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, तुम सारे चैंपियन हो मेरे यार, राइट। तो हम मुद्दा शुरू करेंगे 11वीं से। तो लो भाई, 11वीं में स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इंट्रोड्यूस हुई थोड़े अच्छे लेवल पे। पहले डिफाइन किया गया tan ऑफ अल्फा। अगर एक लाइन अल्फा एंगल बनाती है, अगर एक लाइन अल्फा एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ, तो उसकी स्लोप tan ऑफ अल्फा होती है। यहां पे अल्फा जो लिया गया वो एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है। अगर ये आपने एंगल क्लॉकवाइज लिया होता, यानी कि लाइन ऐसी होती, तो इसकी जो स्लोप है वो tan ऑफ माइनस अल्फा होती। क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव गिना जाएगा। तो अगर ये स्लोप tan अल्फा है, ये स्लोप tan ऑफ माइनस अल्फा है। ओके, स्लोप में इसके आगे कुछ नहीं। देन 2 पॉइंट पता है तो भी मैं स्लोप निकाल सकता हूं, ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो स्लोप निकालने की 2 चीजें मुझे पता है, या तो एंगल पता हो या 2 पॉइंट पता हो, मैं स्लोप पे कमेंट कर दूंगा। अच्छा, फटाफट रिकॉल। तो एक प्यारा सा सवाल देख लेते हैं। देखो, थ्योरी तो पढ़नी है, साथ में एग्जाम्पल जरूर सपोर्ट करना है, और ज्यादा तो एग्जाम्पल ही करने हैं ना भाई, मेन तो सॉल्विंग सीखनी है, स्कूल में नंबर लाने हैं मेरे को 100। आज जो पहला सवाल पढ़ो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, अच्छा जी, एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। जब भी सवाल करो एक रफ डायग्राम जरूर बनाया करो। लो जी, ओए होए, कौन याद कर रहा है बच्चों? माना ये सेशन रिकॉर्ड किया मैंने तुम्हारे लिए, पर चैट में इतना ना याद करो कि अभी से छींके आनी शुरू हो जाए मेरे को, यार अभी से छींके आ रही हैं। सो P पता है, B पता है, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है एंड इसके मिड पॉइंट से पास करती है, ऐसी लाइन चाहिए, उसकी स्लोप चाहिए। ओहो, स्लोप के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना बेटा, ये पॉइंट मैं मजे से निकाल लूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो 0 + 8/2 -4 + 0/2। तो क्या मैं इसकी स्लोप नहीं निकाल सकता? मैं क्या हंस के निकाल दूंगा?
और हंस के ही निकालनी है, रोके नहीं निकालनी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आपका आंसर आ गया -12। ये रही आपकी लाइन की स्लोप। रफ डायग्राम हमेशा बनाओ, बहुत काम आता है। ये इजी सवाल है, यहां पे लग रहा है कि हाँ तो ऐसे भी कर देते, बट आगे जाके अच्छे सवालों में रफ डायग्राम पूरी सिचुएशन को डिपिक्ट कर देता है, तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता, क्लैरिटी आ जाती है कि क्या पता है और क्या निकालना है मेरे को। हमेशा रफ डायग्राम बनाओ। लो जी, देखो अगला सवाल, एंगल बिटवीन टू लाइन। जब स्लोप आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये रिमार्क है। उससे पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं, ये वो फॉर्मूला जो सब बच्चों को पता होता है, tan थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां पे अक्सर लिखा होता है कि दिस गिव्स एक्यूट एंगल। भैया ये रही पहली लाइन, ये रही दूसरी लाइन, ये रहा इसके बीच का एक्यूट एंगल। तो अगर आपने उसको सवाल में पूछा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा निकाल देंगे। बट अगर उसने पूछा है फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल, वो भी डरना नहीं है, फॉर्मूला यही लगाना है। द ओनली थिंग इज इफ यू हैव फाउंड एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल तो मिल ही गया ना, 180 माइनस थीटा। तो ऑब्ट्यूस एंगल निकालने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना, एक्यूट एंगल निकाल लेना है, 180 माइनस दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। सो ये रहा एक्यूट ऑब्ट्यूस का कंसेप्ट। सो मॉड लगाना है, याद रखो मॉड मत भूल जाना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड पे, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। यहां पे पैरेलल में कोई गलती नहीं करता, सबको पता है m1 इक्वल टू m2। ऑब्वियसली स्लोप बराबर है तो पैरेलल होंगे, स्लोप बराबर है तो पैरेलल होंगे। पर परपेंडिकुलर में एक मिस्टेक बहुत कॉमन है। सुनो, हर एक बच्चे को पता होता है कि दो स्लोप्स परपेंडिकुलर होती हैं अगर उनका प्रोडक्ट -1 हो जाए, ये हर एक बच्चे को पता होता है। बट याद रखो ये तब वैलिड है जब m1 और m2 में से कोई जीरो या अनडिफाइंड ना हो। प्रोवाइडेड m1 m2 आर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यूज। नॉन जीरो और फाइनाइट होनी चाहिए तो ही वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। मुझे बता सकते हो ना ऑफ कोर्स कि सर दूसरा केस क्या पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इस केस में m1 इंटू m2 -1 नहीं आएगा। तो अगर एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दी गई है, उसकी स्लोप होगी 0 और आपको उसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो बेटा आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है, फॉर्मूला नहीं लगाना। आप कहेंगे अगर इसकी स्लोप 0 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन होगी, वो वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है, जिसका कि m अनडिफाइंड होता है, हमें पता है। सिमिलरली अगर एक लाइन आपको वर्टिकल दी हुई है सवाल में और आपको कहा गया इसके परपेंडिकुलर लाइन बताओ, तो भैया m1 m2 -1 करने नहीं बैठ जाना। यू शुड नो वर्टिकल का परपेंडिकुलर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल की स्लोप आ जाएगी 0। सो याद रखो m1 m2 -1 जो है सिर्फ नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यूज के लिए है। ये वाला केस और ये वाला केस ये आपको अलग से दिमाग में रखना है। और बहुत बच्चे गलती करते हैं छोटे से कंसेप्ट में, इसलिए मैं यहां पे बार बार हाईलाइट कर रहा हूं। अच्छा जी, आ जाओ आगे। अब आती सवालों की बारी। चलो भाई, चलाए हम अपनी गाड़ी और करें सवाल बैक टू बैक। लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पे मैं एक सवाल पूछूंगा, इसको कराने के बाद मुझे सही जवाब चाहिए, सो ध्यान से सुनना। पहले तो मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा हमेशा। भैया एक लाइन है -2 से 6 और 4 से 8 को ज्वाइन करती हुई। मुझे चाहिए कि ये वाला लाइन इसके परपेंडिकुलर हो, ऐसा बना लेते हैं परपेंडिकुलर। इस पे है 8,12 और दूसरा है x,24। मैं चाहता हूं कि ये परपेंडिकुलर हो आपस में। भैया परपेंडिकुलर कब होंगे, जब स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। अच्छा, एक बार स्लोप्स निकाल लें। ब्लू की स्लोप क्या आ रही है, 8 - 6 अपॉन 4 - -2, 1/3। चलो भाई फाइनाइट है, वेरी गुड। और मेरे ग्रीन की स्लोप क्या है बेटा, 24 - 12 अपॉन x - 8। क्योंकि फाइनाइट है, नॉन जीरो है,
तो हम इनका प्रोडक्ट रख देंगे -1, m1 m2 शुड बी -1, तो 1/3 इंटू 12 अपॉन x माइनस 8 इज -1, और यहां से x आपके पास हंसता खेलता आ गया विदाउट एनी दिक्कत, हंसता खेलता आ गया। ये तो मैंने कर दिया। अब तुमने मुझे बताना और मैं चेक करूंगा बाद में कितनों ने सही जवाब दिया था इस समय, ठीक है। ये आ गया। अब मैं सवाल थोड़ा चेंज कर रहा हूं, सवाल को चेंज कर रहा हूं। अब तुम मुझे बताना, अगर बेटा सवाल में ये वाला पॉइंट 4,6 जो 4,8 की बजाय ये होता 4,6, तो बताओ x क्या आता? तो बताओ x क्या आता अगर ये पॉइंट 4,6 होता? फटाफट शाबाश। कितने जने देख पा रहे हैं कि ब्लू लाइन अब हॉरिजॉन्टल हो चुकी है, ब्लू की स्लोप 0 हो चुकी है। अब 6 - 6 अपॉन 4 - -2 0 आ गई स्लोप। तो अगर इसकी स्लोप 0 है तो इसकी स्लोप को क्या होना पड़ेगा? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होना पड़ेगा। अनडिफाइंड यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 होना पड़ेगा। 24 - 12 अपॉन x माइनस 8, तो मेरा x जो है वो 8 होना पड़ेगा। यस और नो? हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल होगा। वर्टिकल यानी कि स्लोप अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी कि डिनोमिनेटर 0। बहुत प्यारी चीज है, छोटी और प्यारी चीज है, पेपर में बहुत गलती करते हैं, इसका ध्यान रखना सबने। आए नजारे सबको? आई शाबाश। मैं क्या बहुत बढ़िया, चकते फटे नहीं आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। प्रूव दैट, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,1 ऑन द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। आहा, ये सवाल भी अच्छा है। परपेंडिकुलर का भी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, रेशो का भी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर दिया। तभी देखो आर डी शर्मा के सवाल होते अच्छे, मजाक नहीं वैसे। देखो पहले सिचुएशन बनाओ, रफ डायग्राम, ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस, ये बना लेते हैं कुछ ऐसा। एक पॉइंट है 2,-1, ये कैसा 2 है? रोता हुआ हंसता हुआ बनाओ। और दूसरा पॉइंट है 6,5, अच्छा जी, ये रहा 4,1। कहता है यहां से गिराया परपेंडिकुलर, टक 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 परपेंडिकुलर। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑन दिस लाइन डिवाइड इट इनटू रेशियो 5:8। इसको कुछ a मान लेते हैं, इसको कुछ b मान लेते हैं। तो प्रूव करना कि b जो है इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, मुझे पता है जब भी ऐसे रेशियो निकालनी होती है या प्रूव करने का मतलब कि रेशियो निकाल लेंगे वो इतनी आएगी, हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि लेट दिस पॉइंट डिवाइड दिस इन रेशियो k:1। तो लेट द रेशियो भी k:1। तो मैं b को आराम से लिख सकता हूं 6k + 2 अपॉन k + 1 एंड 5k - 1 अपॉन k + 1। इस पॉइंट की अब खासियत लगानी है, खासियत लगाते ही k की वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंट की खासियत क्या है? सारे बता दो चैट में। व्हाट इज द खासियत ऑफ पॉइंट b? भाई b इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि स्लोप ऑफ AB जो है वो स्लोप ऑफ, इसको CD कह देते हैं, स्लोप ऑफ CD के परपेंडिकुलर है। अरे AB परपेंडिकुलर है, B जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट की एक ही खासियत है कि ये इसके परपेंडिकुलर है। जैसे ये लगाओगे मानते हो k की वैल्यू आ जाएगी, k आ गया, सवाल खत्म हो गया। स्लोप ऑफ AB क्या बन गया बेटा? y2 - y1, यानी कि लिख लेते हैं 5k - 1 अपॉन k + 1। दिस इज y2 माइनस y1। मैं यहां पे लिख दूं अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है। ये पॉइंट है 6k + 2 अपॉन k + 1 एंड 5k - 1 अपॉन k + 1। दिस इज माई b। हाँ, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फोर, ये आ गई स्लोप AB की, मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ CD 5 - -1 अपॉन 6 - 2 4। दिस शुड बी -1।
प्यार से लीनियर इक्वेशन बन रही है के की, देख पा रहे हो, एलसीएम लोगे k + 1 कट जाएगा, एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन आएगी, k में पटाक वैल्यू आएगी k की 5/8, और वही आपको प्रूव करना है। आए नहीं जा रहे? सो पॉइंट दिमाग में रखो, उसको k/1 मान के पहले लिखा, फिर उसकी खासियत लगाई, उसकी खूबसूरती लगाई। खूबसूरती ये थी कि ये इसके परपेंडिकुलर है। आई शाबाश। सो हमने जब ये स्लोप का प्रोडक्ट -1 रखा, k की वैल्यू आ जाएगी 5/8 और कुछ नहीं, और बहुत आराम से लीनियर इक्वेशन बन रही है। अगला सवाल देखो, ये सवाल बड़ा अच्छा है क्योंकि यहां पे मैं एंगल को इन्वॉल्व कर रहा हूं। अब tan थीटा पे आ रहे हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन। भैया इसकी स्लोप m मान लेते हैं, ये डबल है इसकी m2 मान लेते हैं। ओए होए, m2 नहीं 2m, 2m, ठीक है जी, एक m है एक 2m है। इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। अच्छा, अगर ये थीटा है तो सवाल कहता है कि tan थीटा 1/3 है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस, m निकालना है। इससे घटिया सवाल वो क्या ही पूछ सकता है। दो स्लोप्स है m और 2m, उसके बीच जो थीटा है उसके बारे में ये पता है, और भैया इसका मुझे फॉर्मूला पता है, m2 - m1/1 + m1 m2। इसकी वैल्यू अगर 1/3 दी है तो क्या मैं m नहीं निकाल सकता? मैं क्या मजे से निकाल दूंगा, सोए भी निकाल दूंगा। तो सोए निकाल ही दो बेटा यार। ये बन गया m/1 + 2m² का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/3। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड अगर 1/3 है तो वो चीज क्या होगी, या तो 1/3 या -1/3। तो m/1 + 2m² इज आइदर 1/3 और -1/3। सिंपल क्वाड्रेटिक है, एक मैं निकाल देता हूं, एक तुम निकाल लोगे। ये क्या बन जाएगा बेटा, 2m² आ जाएगा, -3m आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसके रूट निकाल दो, या मुझे रूट निकालना बड़ा बोरिंग लगता है, बाई गॉड। चलो यहां पे निकाल लेते हैं, 2m² -2m -m +1। यहां से 2m कॉमन आ जाएगा और यहां से -1 कॉमन आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी, एक तो हाफ और एक आ जाएगी 1। तो पहला सॉल्यूशन क्या बना, पहले लाइन की स्लोप हाफ है और दूसरी की स्लोप 1 है, क्योंकि इसकी m तो उसकी 2m। दूसरा सॉल्यूशन, पहली लाइन की स्लोप 1 है और दूसरी की स्लोप 2 है। सिमिलरली यहां से वैल्यूज आ जाएंगी, टोटल 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। लो भाई, और तो चाहिए क्या था जिंदगी में हमें। यहां से आया जो हमने निकाला -1 और -½ राइट, 1 और 1। अच्छा ये माइनस वाला केस है, इन्होंने उल्टा लिया केस, चलो नेवर माइंड, इन्होंने ये केस यहां लिया 1 और ½ तो या तो आंसर आएगा 1 और ½ तो डबल आ जाएंगे 2 और 1, और दूसरा केस है माइनस वाला, इसमें ये आ जाएंगे। मैं क्या छा गए गुरु। वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन। अब आ गया चैप्टर का मेन पार्ट, भैया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस। देखो मोटी मोटी यहां पे सारी फॉर्म्स हैं, एक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन सिलेबस में नहीं है, बाकी सारी हैं और हमें काफी हद तक आती भी हैं। द ओनली थिंग इज उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है और सवाल को अप्रोच कैसे किया जाता है, यहां पे हम अटकते हैं कई बारी। तो आओ फटाफट पहले मैं रिकॉल करवाऊं और बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है और उसको यूज करने का तरीका क्या है। अगर हम फॉर्म्स की बात करें, ये पहले 4 फॉर्म्स जो मेजर फॉर्म्स है, पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। पहली बात तो ये तो सब मानते हो, ये तो टाइम पास फॉर्म है, बस m की वैल्यू पुट कर दी है। यहां पे मेरा m जो है वो ये आ गया है, m की वैल्यू पुट की है। तो थर्ड इज नो मोर अ डिफरेंट फॉर्म फॉर मी, थर्ड इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ सेकंड ओनली, राइट। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी देख रहे हो यहीं से आ जाएगा, एक पॉइंट यूज कर लो और स्लोप यूज कर लो। तो ये भी कोई बहुत खतरनाक फॉर्म नहीं है, बट यस कई बारी सवाल ऐसे होते जो डायरेक्टली इंटरसेप्ट की फॉर्म्स में होते हैं, इस करके इसको इज्जत दे देते थोड़ी बहुत। तो मुड़ खिड़ के ये 3 फॉर्म्स बचे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म और उसको यूज करने का तरीका सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, तुम्हारे 99% सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे अगर तुमको करने आते हैं कायदे से। सुनो मेरी बात, ये चीज मैं बार बार लगाऊंगा आज और बाद में तुम भी लगाना, तुमको अनदर लेवल कॉन्फिडेंस आएगा। पॉइंट एंड स्लोप,
तुम्हारे मैक्सिमम सवाल जो हैं वो ऐसे होंगे कि पॉइंट आपको डायरेक्टली गिवन होगा, स्लोप आपको इनडायरेक्टली गिवन होगी। याद रखो, अभी मैं लगा के बताऊंगा। तो जब भी तुम सवाल करने लगे हो, तुम्हें लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है। सबसे पहले देखो कि कहीं पॉइंट पड़ा है। अगर मुझे पॉइंट मिल गया, अगर वो पॉइंट मिल गया, फटाफट लाइन को ऐसे लिख दो, x1 की वैल्यू पुट कर दो, y1 की वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट मिल गया। अब देखो सवाल में कि तुम स्लोप कहां से निकाल सकते हो। अगर तुमने स्लोप निकाल ली तो यहां रख के लाइन की इक्वेशन आ गई। तुम्हारे 99% इक्वेशन ऑफ लाइन वाले ऐसे बनेंगे, पॉइंट कहीं ना कहीं सीधे दिखेगा, स्लोप निकालने के लिए थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। बट अगर मुझे पता है कि मुझे स्लोप निकालनी है तो मैं कुछ ना कुछ करके निकाल ही दूंगा। सवालों में देखते हैं इसको। आप देखो, आओ, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव ओरिजिन। चलो जी, यहां पे कट कर रही है लाइन, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। 30 डिग्री विद x एक्सिस तो कुछ ऐसी लाइन होगी, ठीक है। जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम, 30 डिग्री, राइट। इधर की ओर एंगल होगा 30 डिग्री और 0 2 से पास कर रही है। तुम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कह सकते हो। मुझे स्लोप पता है, इंटरसेप्ट पता है, बट समहाउ मेरे को बस एक ही फॉर्म दिखती हर जगह, पॉइंट और स्लोप, पॉइंट और स्लोप। मैं इसको वही लिखूंगा और तुम्हें भी वही एनकरेज करूंगा। देखो, तो मुझे पॉइंट पता है y माइनस y1, x माइनस x1, और मुझे स्लोप पता है tan 30। दिस इज माई आंसर। अगर तुमने यही फॉर्म हर जगह लगाई, तुम्हारे 99% सवाल होने वाले हैं। तो यही फॉर्म लगाओ, एक ही फॉर्म, बस पॉइंट कहां पे है, स्लोप कहां पे है, बस और कुछ देखना ही नहीं है। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब इसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा अच्छे सवालों की ओर। ये देखो, धीरे धीरे हम सवालों की ओर बढ़ेंगे जहां पे हल्का का जोर लगना शुरू होगा, बट तुमको मजा आएगा। वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन। लो जी, देखो जरा एक बारी, ये आ गया एक पहले ऐसा सवाल जहां पे जोर नहीं लगना, पर ये रखा गया क्योंकि मीडियन के बाद मैं करवाऊंगा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड के बाद मैं करवाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके बाद मैं करवाऊंगा एंगल बाइसेक्टर। तो भैया फ्लो में सारे आने चाहिए ना, तो इसलिए शुरू मीडियन से करेंगे। 4,5 कहता इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन समय तो ये दोनों बराबर, इसे एस कह देते हैं। सब मानते हो कि ये तो ऐसा सवाल है जो मैं सोए सोए भी कर दूंगा। मुझे आर एस की इक्वेशन पूछी गई है, मुझे आर पता है और मुझे एस भी पता है। आई विल नॉट से कि मुझे निकालना है, मैं तो कहूंगा मुझे पता ही है। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है, तो -2 + 2/2 0, 3 + 1/2 2। अगर मुझे आर एस पता है, मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, सोए सोए भी लिख दूंगा, वासी मारते हुए भी लिख दूंगा, अगर जाग भी रहा हूं अभी, ठीक है। सो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के सवाल खत्म, या फिर स्लोप निकाल के पॉइंट ले लो, पॉइंट खत्म। इसमें तो कुछ भी नहीं लगा। अब वो सवाल आ रहा है जहां पे बच्चे हल्का हल्का डरना शुरू होते हैं, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। ये थोड़ा ध्यान से देखना, बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। ये रहा ट्रायंगल, इसे कह देते हैं, कुछ नाम दिया ABC दे देते हैं, -2, -2, B is 1, and 1, and C is -1, 0। कहता फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। एंगुलर पॉइंट कुछ और नहीं, वर्टिसेस को कहते हैं, डरना नहीं, ठीक है। ट्रायंगल में वर्टिसेस को एंगुलर पॉइंट्स भी कहते हैं। 3 ऑल्टीट्यूड होंगे, मैं एक निकाल रहा हूं, बाकी 2 तुम निकाल लेना, ठीक है। या हम एक काम करेंगे, एक मैं निकाल देता हूं, बाकी ओरली कर लेंगे। ये वाला निकाल लेते हैं, चलो AD। मैंने क्या कहा था, जब भी किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहले देखो उस पर कोई पॉइंट पता है, क्योंकि पॉइंट मैक्सिमम टाइम उन्होंने सीधे ही दिया होगा। क्या तुमको AD पे कोई पॉइंट पता है? सर जी पता है, A पता है मेरे को पॉइंट। अगर A पता है तो AD की इक्वेशन कैसी होगी, y माइनस y1 स्लोप x, स्लोप ऑफ AD x माइनस x1, ऐसी होगी। अगर मुझे ये पता है कि अब सिर्फ स्लोप ही निकालनी है, तो तुम्हें नहीं लगता मैं सोचूंगा उस डायरेक्शन में कि
एडी के बारे में ऐसी क्या चीज पता है जहां से स्लोप आ जाए? बिल्कुल, मुझे पता है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। तो नाउ आई नो स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी शुड बी -1। ये मैं क्यों सोचूंगा? क्योंकि मुझे पता है मुझे स्लोप ही चाहिए। तो भैया एडी की स्लोप इंटू बीसी की स्लोप, बीसी की स्लोप क्या है बेटा? 0 - 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1। तो यहां से स्लोप ऑफ एडी आपकी आ गई -2। और अब मैं इसको क्या करूंगा? इसको इसकी सही जगह पे रख दूंगा और आंसर आ गया। सही जगह पे रख दूंगा, आंसर आ गया। बट अभी मैं इसकी एक वेरिएशन तुमसे पूछूंगा जो तुमने सही बतानी है। एक वेरिएशन पूछूंगा जो कि मैक्सिमम बच्चे घबरा जाते हैं पेपर में अगर वैसा हो जाए। तुमने घबराना नहीं है, तुम्हें एक एक नंबर का भी पूरा ध्यान रखना है। एक भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी जो पेपर में आ सकती हो तुम्हें ना आती हो। इसको कंक्लूड करता हूं, फिर मैं एक चीज पूछता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछूंगा, ध्यान से सुनना। तो कंक्लूजन क्या आ गया? मुझे ऑल्टीट्यूड की क्वेश्चन निकालनी थी। जब भी लाइन की क्वेश्चन निकालनी थी तुम्हारे भाई ने तुमको बहुत बार बता दिया, आखिरी बार बता रहा हूं। देखो कि कहीं पॉइंट दिख रहा है लाइन के ऊपर, दिख रहा है सर। तो अगर पॉइंट दिख रहा है ना बेटा, ऐसे लिख लो y - y1 इक्वल टू स्लोप x - x1। अब देखो कि तुम स्लोप कहां से निकाल सकते हो। स्लोप के लिए जो भी दिख रहा है वो लगा दो। भैया मुझे दिख रहा है कि एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, तो मैंने लगा दिया स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी -1। यहां से स्लोप आ गई, रखा, सवाल खत्म। अब सुनो मेरी बात, यह सवाल नजारेदार बन जाता अगर यहां पे मैं पॉइंट को ये लेता। अब तुम ध्यान से देखना क्या लेता। मैं ले लेता इसको ओके 2 नहीं रुको, मैं लेता 1,2। अगर ये ले लेता, पेपर में तुम पक्के से कंफ्यूज हो जाते अगर ये पॉइंट आता। देखो जरा, देखो जरा, हो रहे नहीं हो रहे कंफ्यूज? अब देखो स्लोप ऑफ बीसी क्या आ गई? 2 - 1 अपॉन 1 - 1 अनडिफाइंड। और तुम पेपर में कंफ्यूज होते हैं। बट जो बच्चे भी सेशन में शुरू से बैठे हैं, क्या वो कंफ्यूज होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उनको उनके भाई ने बता दिया कि अगर एक स्लोप अनडिफाइंड आ गई है मतलब वो वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर क्या होता है ये किसी फॉर्मूले से नहीं, ये आपको खुद अकल से लिखना है, हॉरिजॉन्टल होता है। सो अगर स्लोप ऑफ अगर बीसी वर्टिकल लाइन है तो जो एडी है दैट मस्ट बी हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है? 0। पटाक, आंसर आ गया। आगे नहीं जा रहे? तो ऐसी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, बस ये ध्यान रखना है। ये तुमने सीख लिया तो मैं कहा छा जाओगे। आहा, अब चलो आगे, पटाक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। अब बेटा इसमें मुझे एक चीज बताओ सबसे पहले, अगर तुम्हें बोला गया है कि इसको a कह देते हैं 3,4, इसको b कह देते हैं -1,2, आपको इसका राइट बाइसेक्टर पूछा गया है, तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आ रही है कि इसके मिड पॉइंट से पास करता हुआ परपेंडिकुलर। मिड पॉइंट से पास करता हुआ, तो मानते हो पॉइंट तो पता ही है लाइन के ऊपर, तो मुझे जिस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है उसके ऊपर पॉइंट तो मुझे पता ही है, वो ए बी के मिड पॉइंट से पास कर रहा है। 3 - 1/2 4 + 2/2, पॉइंट तो पता ही है। अगर पॉइंट पता है मैं कैसे लिखूंगा? y - 3 स्लोप x - 1। अब मेरा सारा फोकस है कि इस लाइन की स्लोप कैसे निकालूं। क्या पता है स्लोप के बारे में? यही पता है कि ये ग्रीन ब्लू के परपेंडिकुलर है, तो कर दो भाई, स्लोप ऑफ ग्रीन इंटू स्लोप ऑफ ब्लू इज -1। तो भैया स्लोप ऑफ ब्लू तो पता ही है 2 - 4 अपॉन -1 - 3, तो यहां से स्लोप आ गई -2। तो भैया इसको यहां पे रख दो, काम खत्म। कॉन्फिडेंस आ रहा है इस चीज को लेके? पॉइंट सीधे दिखेगा, फिर स्लोप निकाल लो, सवाल खत्म हो जाता है। ये पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पॉइंट दिखा उस लाइन को लिख लो, y - y1 इक्वल टू स्लोप x - x1।
और अब देखो कि ये स्लोप के लिए तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन पता है, पक्के से कोई पता होगी जहां से स्लोप आ जाएगी। जैसे ही आएगी वैल्यू रखेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। नहीं आ रहे आ गए? आज के बाद ये सवाल तंग तो नहीं करेंगे, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, फलाना ढिकाना, सब घटिया होते हैं। और तुमको मैंने वो वेरिएशन भी बता दी, अगर ये लाइन थोड़ी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टाइप आ गई तो क्या करना है, वर्टिकल आ गई तो परपेंडिकुलर की स्लोप 0 ले लेनी है, हॉरिजॉन्टल आ गई तो परपेंडिकुलर को क्या करना है, वर्टिकल ले लेना है, खत्म बात। यहां से वर्टिकल से याद आया, मुझे एक बात बताओ, ये सबको आता नहीं आता है मुझे, क्योंकि हल्का डर लगना शुरू हो गया कि बच्चों को गलती ना लग जाए। एक पॉइंट है 1,2, यहां से पास करती हुई वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है जरा बताओ चैट में। मैं बाद में चेक करूंगा कि तुमने सही जवाब दिए थे गलत जवाब दिए थे। मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी मैं लाइव नहीं आ पाया क्योंकि बहुत जरूरी पूजा है घर पे लोहड़ी की, राइट, इट्स अ लोहड़ी फेस्टिवल टुडे एंड मेरा वहां होना जरूरी है, तो मैंने आपके सेशन रिकॉर्ड किया है। बट येस आई विल चेक इट कि कितनों ने सही जवाब दिया। वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 1,2, बहुत बच्चे गलती करते हैं, तुम्हारा मैं देखूंगा। अब तुम चेक करो बेटा, आंसर है x = 1, y नहीं, x = 1। वर्टिकल सुन के y दिमाग में आता है, अरे वर्टिकल का मतलब है इस पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका x तो 1 ही रहेगा, क्योंकि तुम राइट लेफ्ट तो हो ही नहीं रहे। x चेंज होता है राइट लेफ्ट होने से, ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, x नहीं चेंज होता, तो इस पूरी लाइन पे x 1 ही रहेगा। Hence the equation is x = 1. I hope तुमने ये ठीक लिखा होगा, मैं चेक करूंगा। आ जाओ अगले सवाल पे। Find the equation of bisector of आहा, अब एंगल बाइसेक्टर आ गया बेटा। जरा याद करो एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन पता है जो आपने बचपन में पढ़ी हुई। बचपन से मेरा मतलब है 10th में पढ़ी हुई है। ये a है, लेट इट बी 4,3, ये b है 0,0 और ये c है 2,3। कहता है एंगल बाइसेक्टर, हाँ ए का, ये इसकी इक्वेशन पूछी है एडी की, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक चीज तो मुझे क्लियर है कि यार मुझे एक पॉइंट तो पता है, अब मैं स्लोप पे फोकस करूं या किसी और चीज पे फोकस करूं, ये तुम्हारी नॉलेज पे डिपेंड करेगा। रीजन बीइंग, अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर के बारे में पूछा गया है और मुझे इक्वेशन निकालनी है, मैं उसकी स्लोप पे फोकस करूं या अक्लमंदी नहीं है, मैं डी निकाल सकता हूं, मुझे इस पे फोकस करना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ एंगल कंटेनिंग साइड्स AB = AC. Angle bisector divides opposite side in the ratio of angle containing sides. So what is the length of AB? बेटा ये है 5 and what is the length of AC? बेटा ये आ गया 4, क्या आ गया 2 आ गया है ना, 0 4 2। तो ये रेशो जो है बेटा 5:2 है, तो मैं D निकालूंगा। सो D मस्ट बी 5 × 2 प्लस 2 × 0 by 7, 5 × 3 2 × 0 by 7, that is 10 by 7, 15 by 7। बेटा नाउ यू नो D, यू नो A, क्या तुम AD की इक्वेशन नहीं लिख सकते? मैं क्या सोए भी लिख दोगे? AD इक्वेशन आंसर पटाक, राइट। 2 पॉइंट पता है, अगर 2 पॉइंट से तुम लाइन नहीं लिख सकते बेटा, मैं कहता हूं गंगा ही नहाया हो, गंगा ही तुम्हारे पाप धो पाएगी और तो कुछ ना धो पाएगा, ठीक है। बाकी कोई नदी नहीं धो पाएगी, गंगा ही इतनी पवित्र है। वो भी पता नहीं बची नहीं बची, हम लोगों ने तो ऐसे ही फेर दी उसकी। चलो, एंगल बाइसेक्टर किस रेशो में डिवाइड करता है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। तो हमने मीडियन निकालना सीख लिया, ऑल्टीट्यूड निकालना सीख लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना सीख लिया, एंगल बाइसेक्टर निकालना सीख लिया। इसके बाहर कुछ पूछ नहीं सकते वो। अपने नंबर पक्के हैं 100। पॉइंट सही निकाला था हमने, बिल्कुल सही निकाला था। आ जाओ अगला सवाल बेटा। फाइंड, ये भी अच्छा है क्योंकि इसकी ना लैंग्वेज बच्चों को कई बार कंफ्यूज करती है। इसकी लैंग्वेज समझ लो, बस लैंग्वेज कई बार कंफ्यूज करती है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, लेट द लाइन बी दिस वे, फ्रॉम द पॉइंट, let the point be here,
मैं रफ डायग्राम साथ में बना रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज 1। देखो अगर सिर्फ ये पूछा होता, इतना पार्ट ये पूछा होता, तो मतलब होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, राइट? पर क्या उसने ये पूछा है? नहीं, उसने कहा डिस्टेंस निकालो बट इन द डायरेक्शन ऑफ स्लोप 1, यानी कि मुझे यहां से परपेंडिकुलर नहीं जाना, मुझे यहां से परपेंडिकुलर नहीं जाना, मुझे यहां से जाना है स्लोप 1 की डायरेक्शन में, स्लोप 1 की डायरेक्शन में। ऐसे सवाल समझ आ गया? सो ए से चलना है स्लोप 1 वाली डायरेक्शन में और फाइंड करना है कि कितने देर बाद, कितनी दूर जाके मैं लाइन पे कट कर गया, वो डिस्टेंस पूछा गया है। तो ये रहा मीनिंग। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट मेजर्ड पैरेलल टू अनदर लाइन और मूविंग इन दिस स्लोप, अलोंग दिस स्लोप। तो आप ए से चले इस स्लोप की डायरेक्शन में, कितनी देर बाद लाइन पे मीट करके। तुम्हें नहीं लगता यार मैं एडी की इक्वेशन सोए सोए भी निकाल दूंगा? y माइनस y1, स्लोप मुझे पता है x माइनस x1। एक बार मैंने एडी की इक्वेशन निकाल दी, तो तुम्हें नहीं लगता इसको अगर मैं ब्लू के साथ सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास d आ जाएगा? तो मेरे पास d आ जाएगा, और एक बार d आ गया तो क्या तुम AD का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? बताओ, हैं? उसके लिए कोई मतलब विदेशी ताकतें लगेंगी? बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो ये सवाल बहुत घटिया होता है, देखने में अच्छा लगता है क्योंकि लैंग्वेज टफ हो जाती है, राइट? तो इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेना है, करना कुछ भी नहीं है। AD की इक्वेशन निकालो, उस इक्वेशन को दूसरी लाइन के साथ सॉल्व कर लो। जब भी दो लाइन की इक्वेशन सॉल्व की जाती है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है, आपको D मिल जाएगा। जैसे ही D मिला, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला। छा गए? आगे न जा रहे? आई शाबाश। कर दूं, कर लोगे? D निकाल लोगे सॉल्व करके, फिर AD का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे? यस सर, लगा ही देंगे। अगर वो भी नहीं लगा पाएंगे तो जिंदगी में फिर तो क्या ही करने आए हैं। तो बेटा आपका लाइन ये आ जाएगी, जो आपकी ग्रीन वाली लाइन है वो ये आएगी। आप जब इसको सॉल्व करोगे इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, तो पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का, कहां गया? x 5/3, y माइनस 1/3। देन यू जस्ट अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन A एंड D। सवाल हो गया खत्म। आहा, मान रहे हो? टिपिकली मैं वही सवाल करा रहा हूं तुमको, जहां पे या तो तुम्हें दिक्कत आती है या वो पेपर में आएंगे। मैं वही सवाल उठा के करवा रहा हूं, ठीक है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट R। अब ये वो सवाल है जो मुझे खुद कह रहा है कि सर जी इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो मेरे पे, मैं तड़प रहा हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, क्योंकि वो बात ही इंटरसेप्ट की कर रहा है और की बात ही नहीं कर रहा। तो यहां पे मैं डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दूंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। पहले रफ डायग्राम हमेशा बनाओ। एक लाइन है जो 2,2 से पास करती है, ये पॉइंट मान लो A,0 और ये पॉइंट 0,B मैं मान रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है, और आपको बताया गया है कि A प्लस B जो है वो 9 है। सम ऑफ इंटरसेप्ट, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट हुज सम इज 9। तो भैया अब तो क्या ही करना, क्योंकि इंटरसेप्ट के बारे में पता है, तो लाइन क्या मानेंगे? x/a y/b। A और B निकालने हैं तो दो चीजें चाहिए, मानते हो? उसने प्रिसाइजली आपको दो चीजें दे दी हैं, ये रही पहली चीज और ये रही दूसरी चीज। दो चीजें दे तो दी, और क्या देगा? तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये लाइन 2,2 से पास करती है, तो इट शुड सेटिस्फाई 2,2, 2/a 2/b = 1। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भैया a प्लस b 9 है, a प्लस b 9 है। तो बेटा एक ये और एक ये, अगर इन दोनों को यूज करके मैं a और b नहीं निकाल पाया,
तो मैंने कहा फिर से गंगा ही तुम्हारा साथ दे पाएगी बेटा, सर तो ना दे पाएंगे, गंगा ही चाहिए फिर तो, गंगा में जाना पड़ेगा। या एक काम कर सकते हो, जैसा कि मैं कहता हूँ, यू कैन इवन गो टू किचन, टेक अ स्मॉल स्पून, होता है घर में छोटा स्पून पड़ा होता है, राइट, टेक अ स्मॉल स्पून, फिल इट विद वाटर, जस्ट डाइव इनटू इट, अच्छे से तैरो, और चुल्लू भर पानी में डूबने को किसको कहते हैं वो रियलाइज करो, फील करो अच्छे से, बस। फिर जब नहा के बाहर आओगे ना, फिर ये सवाल तुम कर दोगे, क्योंकि फिर तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हें रियलाइजेशन हो जाएगा, अनदर लेवल रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमने जिंदगी में क्या पाया क्या खोया। वाह 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 वाह, आ जाओ आ जाओ। सो यहां से आप ए और बी निकाल देंगे, और इस ए बी को यहां रख के डन डना डन डन, ओके। आहा हा हा। तो बेटा ये इंटरसेप्ट फॉर्म का सवाल जो कि डायरेक्टली कह रहा है कि मैं इंटरसेप्ट से होने वाला हूं। ये सवाल देखो बेटा, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल, मैं कहा इतना प्यारा सवाल पूछने की हद ही नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड द पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सेस। ओए होए, इतना प्यारा सवाल है। पहले मैं इसका मीनिंग समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अगर एक लाइन है, मैं बना देता हूं ऐसा, तो ये जो पोर्शन है बेटा, मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी। ये जो ए बी है, ए बी इतना पोर्शन, इसे कहते हैं पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सेस। इस ए बी को, दिस इज कॉल्ड पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सेस, बिटवीन एक्सेस, याद रखो, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट जाना, चीजें कट गई, राइट। सो CUT कट, सो इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस, यानी कि एक्सीज, ES मतलब प्लूरल, एक्स और वाई दोनों, एक्सीज के बीच में जो कट गया पोर्शन उसे कहा जाता है। अब सवाल कहता है कि ऐसी लाइन बताओ जो -4,3 से पास करती है, यहां रखते हैं, -4,3 से पास करती है, एंड ये जो पॉइंट है ये ए बी को 5:3 में डिवाइड करता है, ए बी को 5:3 में डिवाइड करता है। 5 लेना है एक्स की साइड पे, 5 लेना है एक्स की साइड पे, और 3 लेना है इधर, क्योंकि व्हेनेवर वी से एक्सिस वी मीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की ओर 5, वाई एक्सिस की ओर 3, ओके। तो ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी लाइन जो -4,3 से पास करती है, और ये पॉइंट इस इंटरसेप्ट को, ए बी को 5:3 में डिवाइड करता है, इसकी इक्वेशन बताओ। अब इस सवाल का गुर मंत्र सुनो, इस सवाल का या इसके जैसे सवाल का। जब भी आपको रेशो यूज करनी है, यहां मुझे रेशो यूज करनी है, दैट वो -4,3 जो है वो ए बी को इस रेशो में डिवाइड करता है। जब भी आपने रेशो यूज करनी है, सबसे पहला काम होता है उन पॉइंट्स को नाम दो, उन पॉइंट्स को नाम दो जिन पे वो रेशो लगानी है। जब तक तुम नाम नहीं दोगे तुम रेशो को यूज ही नहीं कर पाओगे। आया मजा? ये चीज बहुत बच्चों को तंग करती, शुरू नहीं कर पाते सवाल। सर एज्यूम करना था कि कैसे करना था, क्यों करना था, आज बता दिया। जब भी रेशो यूज करनी है तो तुम्हें उन पॉइंट्स को पहले नाम देने पड़ेंगे, तभी तो रेशो लगा पाओगे। तो अब ये क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो देखने में इसको ऐसा कह देते हैं, ये वाई पे है तो देखने में ये ऐसा होगा। अब लगाओ रेशो, क्यों नहीं लगेगी। तो ये पॉइंट, इसको कुछ नाम दे दो, डी कह देते हैं। डी क्या आ जाएगा रेशो से बेटा, 3 × A + 5 × 0/8, 3 × 0 + 5 × B/8। क्या मुझे ये 2 बार बताना पड़ेगा कि भैया ये चीज कुछ और नहीं -4 है और ये कुछ और नहीं 3 है? सर नहीं बताना पड़ेगा, डी तो पता ही है ना, -4,3। तो मेरा ए कितना आ गया बेटा, इसको करो -4 के बराबर -32/3, और मेरा बी कितना आ गया बेटा, 3 के बराबर करो 24/5। और अगर मेरे ए बी आ गए तो क्या लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे विदेशी ताकतों की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, नहीं पड़ेगी जरूरत। हमें आंसर पता होगा, x/a
प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। आई होप दिस कलर इज विजिबल, थोड़ा ब्लैक, पता नहीं विजिबल है नहीं, आई होप इट्स विजिबल। ओके, सो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। बहुत प्यारा सवाल, ये जो मैंने बताया क्लास के बाद फिर से खुद से भी सोचना, फिर लगाना भी, ताकि ये चीज तुम्हें पटाख से आ जाए। शाबाश। आहा, अगला सवाल, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे घटिया फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट? वी नो दैट any linear equation in x and y, any linear equation in x and y is called or is a general equation of line। पॉइंट ये नहीं है कि हमें ये फॉर्म याद करनी है, पॉइंट है कि इसको बाकियों में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर लाइन ऐसी है तो उसकी स्लोप क्या होगी, ये पॉइंट ज्यादा जरूरी है, राइट? तो हमें इसकी स्लोप में इंटरेस्ट बहुत होता है, क्योंकि सवाल में कई बारी लाइन को इस फॉर्म में दे देंगे और हमें उसकी स्लोप चाहिए होगी। तो अगर मुझे नहीं पता तो मुझे टाइम लगेगा बिना मतलब के, तो इसकी स्लोप याद रखनी है, इट इज माइनस ए अपॉन बी, या बेटर होगा इसको ऐसे याद रखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। और क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये कैसे आया? सर जरूरत तो नहीं है, पर चलो बता दो सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम सही सोच रहे हैं। भैया हमने इसको चेंज किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, और वहां से कंपेयर करके m निकाला, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, सब कुछ उधर ले गए, फिर y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब इसको कंपेयर किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, और वहां से पता लगा कि स्लोप जो है माइनस ए बाय बी है। तो बड़ा क्लियर सा फंडा है, बहुत इजी, आपको ये याद कर लेना है, ये सवालों में जरूरत पड़ेगी, ऐसी लाइन होगी हमें स्लोप चाहिए होगी, तो सीधे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। अच्छा, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इससे एक अगली स्टेप है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं सवाल के बाद बताऊंगा। पहले एक सवाल कर लेते हैं, जस्ट टू प्रैक्टिस की, जो मैंने बताया आपको समझ आ गया और आपके दिमाग में बैठ गया बिल्कुल। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, ओके, फाइंड इट स्लोप। क्या इसके लिए मुझे अलग से कुछ एफर्ट मारना है? नहीं, स्कूल में नो डाउट आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहां से आप कह देंगे 4y इक्वल टू 3x प्लस 10 और y इक्वल टू 3/4 x प्लस 10/3, तो ये रही आपकी स्लोप। नॉर्मल सॉल्विंग के लिए सीधे ही माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, सीधे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है? नॉर्मल सॉल्विंग के लिए सीधे, पर स्कूल में बेटर होगा कैसे दिखा दो, नंबर पूरे लेने, एक नंबर नहीं छोड़ना हमने। x एंड y इंटरसेप्ट, भैया x इंटरसेप्ट क्या होता है? भैया लाइन ने x को कहां पे कट किया, कैसे निकाला जाता है? y को 0 पुट करके, क्योंकि इस पॉइंट पे y होगा 0, तो x इंटरसेप्ट के लिए आप y को पुट कर देंगे 0। जैसे ही y को 0 पुट किया, x क्या आ गया बेटा? -10/3, तो ये है -10/3। सिमिलरली y इंटरसेप्ट आ जाएगा कैसे? x को 0 पुट करके, ये आ गया x इंटरसेप्ट, लाइन ने x को कहां कट किया, कैसे निकालना है? y को 0 पुट करके, और ये आ गया y इंटरसेप्ट, कैसे निकालना है? x को 0 पुट करके। अच्छा, ये देखो, अब यहां पर उसने स्लोप का सवाल दिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। फ्लो, पहले फ्लो दिमाग में लाओ। मैंने क्या बताया था, जैसे ही मुझे इक्वेशन निकालनी है और मुझे पॉइंट डायरेक्टली दिख रहा है, पॉइंट डायरेक्टली दिख रहा है, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा y-3 स्लोप x प्लस 2। भैया मुझे पॉइंट दिखेगा ना, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अब देखो स्लोप कहां पे पक्के से बैठी होगी, ये रही स्लोप। कहता लाइन इसके पैरेलल है, लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल मतलब स्लोप सेम, और इसकी स्लोप क्या होती भैया? इसकी स्लोप क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 3/4। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दी और मैं क्या, सवाल हो गया खत्म। सटीक नजारे। ओके, अब आ गई नॉर्मल फॉर्म, जो बच्चों को थोड़ा तंग करती है, एक बार देख लो फिर तंग नहीं करेगी। फिर इसका क्वेश्चन भी देखेंगे कि स्कूल में क्वेश्चन क्या आता है इसका। देखो नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, आपको लाइन के बारे में दो इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, एक ये एंगल ओमेगा
और एक ये परपेंडिकुलर की लेंथ, कि अगर मैं ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर गिरा दूं तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आएगी और ये एंगल क्या आएगा। अगर ये दो चीजें पता हो तो लाइन ऐसे लिखी जाती है। छोटा सा प्रूफ देख लो, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और की बात नहीं है। यार एक बात बताओ, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल दे दूं, राइट, और तुमको उसका बेस दे दूं और ये एंगल दे दूं, तो क्या तुम मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं बता सकते? सर बता सकते हैं। सर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो कि P बोला है, मैं यही नोटेशन ले रहा हूं एक्चुअली, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो P, ओए सॉरी क्या करता हूं, सीकेंट थीटा, तो ये आ गया P सीकेंट W। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस ट्रायंगल में OA, इस पॉइंट को भी कुछ कह दो यार, इसने क्या बिगाड़ा है? OA, इसको B कह दें, B कह देते हैं। OAB में P जो है वो बेस है और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ये लेंथ क्या आ जाएगी? P सीकेंट ओमेगा। तो B क्या आ जाएगा? P सीकेंट ओमेगा। तो अगर तुमने B निकाल लिया, थोड़ा इसको साफ करें, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल से P निकाल लिया, P सीकेंट ओमेगा, तो मानते हो सेम राइट एंगल ट्रायंगल इधर का यूज करके, तुम्हें ये भी तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल, तुम ये भी निकाल सकते हो C। ऐसे ही C निकालोगे तो वो आ जाता है P को सीकेंट ओमेगा। बेटा अगर तुमको ये दोनों पता ही हैं तो क्या तुम BC की इक्वेशन नहीं लिख सकते इंटरसेप्ट फॉर्म? x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल टू 1, और यही तो इक्वेशन है। x बाय सीकेंट के ऊपर लिखो कॉस, कोसेकेंट के ऊपर लिखो साइन, और ये P जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू P, खत्म। इतना सिंपल डेरिवेशन है इसका। सो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, इधर निकाला ये आ गया, इधर निकाला ये आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दी। पर बात आती है सवाल क्या आएगा? सर ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ गया, सवाल क्या आएगा? बेटा सवाल इसका आता है, आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एक लाइन दी होगी जनरल फॉर्म में और आपको बोला जाएगा इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे कि ये सवाल, ये एक लाइन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है जरा बताओ? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है इसको इस फॉर्म में लेके आओ, x cos ओमेगा y sin ओमेगा इक्वल टू P, यानी कि मुझे यहां पे और यहां पे कॉस और साइन क्रिएट करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक चीज पढ़ी थी कि कॉस और साइन कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अगर a और b बैठे हैं बेटा तो इसको इससे डिवाइड कर दो, अगर ऐसा कर दोगे तो ये साइन और कॉस बन जाएंगे। हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा। तो यहां पे 1 और √3 बैठा है, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, रूट ऑफ 4 यानी कि 2। इसको 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा ना, यहां पे कॉस और साइन बन जाएंगे। तो बेटा बन जाएंगे तो क्या वेट करेंगे किसी की? नहीं, डिवाइड कर दो। सर ऐसे कैसे डिवाइड कर दें, मतलब कहां से आया? अरे अब ठीक है, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो कर सकता हूं, उधर तो 0 ही है। हाँ सर ये ठीक है। तो बेटा फिर बचा ही क्या था? ये है हाफ x और ये है √3/2y इक्वल टू 2। क्या मुझे तुम्हें सपने में आके बताना पड़ेगा कि ये cos ऑफ 60 है और ये साइन ऑफ 60 है? नहीं सर, सपने में ना ही आना, और बहुत खूबसूरत चीजें हैं सपने में आने के लिए। पता नहीं क्या क्या सपने देखते हो तुम लोग आजकल। तो सवाल खत्म हो गया, x cos 60 प्लस y sin 60 इक्वल टू 2, फिनिश्ड। ऐसे करना है आपको, √a² प्लस b² से डिवाइड कर देना है बस पूरे को, अपने आप साइन कॉस क्रिएट हो जाएंगे। पर अगर आप सेकंड सवाल में देखो, सेकंड सवाल में एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और देखना पड़ेगा। जब x माइनस वाई, इधर 2√2 लिख लेते हैं, माइनस आ गया,
ए है 1, बी है -1, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया √2। तो पूरे को √2 से डिवाइड किया ताकि साइन कॉस बने। ओ सॉरी, बच गए, गिरने लगा था, बहुत बेइज्जती होनी थी, चलो बच गए। पूरे को डिवाइड कर दिया। बेटा मेरे साइन कॉस तो बन चुके हैं, मुझे पता है ये 1/√2 -1/√2 साइन कॉस तो बन चुके हैं, बट एक प्रॉब्लम है, अभी तुमने लिख दिया तो आंसर गलत होगा, नंबर मिलेंगे 0। वाई बेटा? क्योंकि जब हम ये फॉर्म लिखते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो P रखा जाता है, P क्या था? लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस वाज P। कैन डिस्टेंस बी नेगेटिव? नो। तो जब भी ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यू नीड टू मेक श्योर कि इधर पॉजिटिव नंबर हो, तो माइनस को इधर ले आओ, इधर ले आओ, और अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, डरना नहीं बेटा, ये कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो अब देख लो, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 135। और सबको याद है ना, मैंने ट्रिग्नो में भी सिखाया था, सप्लीमेंट्री पे एंगल कॉस नेगेटिव हो जाता है। कॉस -1/√2 कब होता है भैया? 45 पे होता है 1/√2, तो इसके सप्लीमेंट्री पे नेगेटिव होगा 135 पे। साइन जो है सप्लीमेंट्री पे सेम रहता है, साइन 45 पे अगर 1/√2 है तो 135 पे भी 1/√2 होगा। साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल सेम, कॉस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आपस में नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या चक होने जा रहे हैं, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में करवाया था, अच्छे से याद करो, दिमाग में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके सवाल आते हैं आपके स्कूल में, ओके, नॉर्मल फॉर्म के। लास्ट छोटा सा फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूं और बताता हूं नॉर्मल गलती क्या है, बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, तुम में से बहुत बच्चों ने की होगी। ये है लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और ये है पॉइंट x1, y1, और मुझे ये डिस्टेंस निकालना है d। फॉर्मूला कैसे याद करना है सुनो, मैग्नीट्यूड। इस पॉइंट को यहां पे पुट कर दो। पुट का मतलब x1 को रखो x की जगह पे, y1 को रखो y की जगह पे। ax1 प्लस by1 प्लस c, राइट। अब इक्वल टू 0 मत लिख देना, यहां पे इक्वल टू 0 मत लिख देना, ठीक है। सो x1 को रखो x की जगह पे, y1 को रखो y की जगह पे, ये आपका न्यूमरेटर आएगा। डिवाइड बाय, कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं बच्चे, इनके स्क्वायर यहां रख देते हैं, इनके स्क्वायर यहां रख देते हैं, प्लीज ऐसा मत करना। इनके स्क्वायर आएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तुम जब सवाल करोगे देखना तुम भी 2-3 बार गलती कर दोगे, तुम डिनोमिनेटर में इसी के स्क्वायर रख दोगे, मत रखना। a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये वाले कॉफिशिएंट के स्क्वायर आने हैं वहां पे, बस ये ध्यान रखना। मैंने बता दिया, आगे तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं तुमको सतर्क कर सकता हूं, याद करा सकता हूं, जरूरत पड़ने पर घर पे आके चांटा लगा सकता हूं, बट पेपर तुमने करना है, ठीक है। सो वहां गलती नहीं होनी चाहिए। शाबाश। लो जी, याद करने का तरीका भी आ गया हमको। एक आधा सवाल कर भी लो, बट बहुत डायरेक्ट सवाल आते हैं इस पे, आपको डिस्टेंस डायरेक्टली लगवाएंगे। ये लाइन के बीच का डिस्टेंस आ जाता है, अगर ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो c2 माइनस c1 ऊपर आता है मैग्नीट्यूड में, डिवाइड बाय कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, याद रखना a और b दोनों जगह सेम होने चाहिए, a और b दोनों जगह सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर लाइन है, एक मिनट, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक है 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, और आपको इनका डिस्टेंस पूछा गया है। भैया नो डाउट दोनों पैरेलल हैं, इसकी स्लोप -2/3 है, इसकी स्लोप -4/6, पैरेलल है, तो डिस्टेंस निकालेंगे। बट पहले सेम बनाओ, कॉफिशिएंट्स को a और b को सेम, पूरे को 2 से डिवाइड करो, 2x प्लस 3y प्लस 5/2 इक्वल टू 0, एंड नाउ यू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले ए बी सेम बनाने हैं और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। c2 माइनस c1 5/2 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बच्चों को मैंने देखा है इस फॉर्मूले में जो हमेशा कंफ्यूजन आता है वो ये आता है, सर ये कांस्टेंट को इधर लिखना है या उधर भी लिख सकते हैं।
उधर लिखा है तो फिर नेगेटिव आ जाएगा प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, क्या करेंगे सर? बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो वैसे तो इसका सही जवाब है चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, पर दोनों में सेम करो, यानी कि दोनों में ही कांस्टेंट को इधर रखो या दोनों में कांस्टेंट को उधर रखो, ठीक है, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कंफ्यूजन हटाना है तो एक फंडामेंटल बना लो पूरे थ्रू आउट एंड तक, 12th के एंड तक, ऐसे और जितने फॉर्मूले भी आएंगे 12th में भी कुछ आएंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि सबको पहले एक साइड पे ले आओ। पूरी लाइन एक साइड पे होनी चाहिए, इधर 0 होना चाहिए, पूरा एक साइड पे होना चाहिए, उधर 0 होना चाहिए। ये कंसेप्ट बना लो, ठीक है, सब कुछ एक साइड पे ले आओ और फिर फॉर्मूला लगाओ, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं कहा चक्को फटे नजारे। ये बड़ा प्यारा सवाल है क्योंकि इसमें हल्की सी कैलकुलेशन आती है तो बच्चे ट्रिग्नो से डर जाते हैं या फॉर्मूले से डर जाते हैं, पर मुश्किल नहीं है। सवाल क्या है? इफ P and Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइंस दिस एंड दिस, प्रूव दिस। एक लाइन है, यहां लिख लेते हैं, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा, और ये पॉइंट है ओरिजिन। कहता ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो p है। मैं पहले लाइन की बात कर रहा हूं इसकी, तो p निकालें जरा बेटा। p क्या आएगा? कैसे याद करवाया था? पहले इस पॉइंट को पुट कर दो, यानी कि x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो भाई ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। सर इसको उधर रखे इधर रखे, मर्जी तुम्हारी है, बट जैसा कि मैंने सिखाया एक कंसेप्ट बना लो, इसको सब कुछ एक साइड पे ले आओ और फिर फॉर्मूला लगाओ ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। सब कुछ एक साइड पे ले आओ। माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ साइन का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 ही बन जाएगा। तो इसको मैं चलो लिख देते हैं, फिर भी गलती क्यों करनी है, छोड़ना क्यों है, प्लस साइन स्क्वायर। कितना गंदा लिखा ना मैंने, चलो नेवर माइंड। तभी मैं इसकी वैल्यू लिखना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता था मेरे को सुस्ती पड़ जाएगी, नीचे 1 आ गया। तो बेसिकली P की वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ K cos 2 थीटा। तो लिख दें साफ साफ, मैग्नीट्यूड ऑफ K cos 2 थीटा। क्या तुम देख पा रहे हो? अब इसका डिस्टेंस तुम ओरली निकाल सकते हो सेम। जब ओरिजिन पुट करोगे ये खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस के और नीचे आएगा सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर, ये आ जाएगा कोसिकेंट। आई होप अब तुम ये ओरली भी निकाल पा रहे हो विदाउट राइटिंग एनीथिंग। आई शाबाश। तो बेटा ये अब क्या बन गया ये? अच्छा देख पा रहे हो ना बेटा, देख लो करी, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से ये बनेगा, डायरेक्टली देख पा रहे हो, एक्स वाई की जगह 0 0 रखोगे ये खत्म हो जाएगा, ऊपर आएगा माइनस के। डिनोमिनेटर में क्या आता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर प्लस कोसेकंड स्क्वायर, खत्म हो गया। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा? के अपॉन सीकेंड स्क्वायर प्लस कोसेकंड स्क्वायर, इसे लिखा 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर। एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। इधर आया साइन स्क्वायर, इधर आया कॉस स्क्वायर, तो ऊपर तो 1 बन गया। तो रूट क्या बन गया बेटा? 1 बाय साइन कॉस, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन कॉस। साइन कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो Q की वैल्यू आ गई K साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपका Q है बेटा। जिंदगी कितनी सिंपल होगी देख रहे हो। अब जो पूछा कर दो यार, पी स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर पूछा है, प्रूव दैट दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है, वैल्यू पुट करो। पी स्क्वायर क्या बना? k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और Q स्क्वायर क्या बन गया बेटा? k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा तुम्हें नहीं लगता कि ये 4 जो है ये माशाअल्लाह तड़प रहा है इसके साथ जुड़ के साइन 2 थीटा का स्क्वायर बनाने के लिए? तुम्हें नहीं लगता? हाँ सर तड़प तो रहा है, तो तड़प रहा है तो बना दो यार, क्यों तड़पा रहे हो? पूरे में से k स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा जो कि 1 होता है। और मैं क्या तुम छा गए, नंबर आ गए 6 में से 6 पूरे के पूरे, खटाक डन। सो पॉइंट क्या है? फॉर्मूले पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ट्रिग्नो से डर नहीं लगना चाहिए। क्या ही पूछेंगे स्कूल में यार, स्कूल है एट द एंड ऑफ डे। देखने में बड़े गंदे गंदे लग रहे हैं बट क्या ही पूछ लेंगे, स्कूल है, ठीक है। तो कुछ भी तो नहीं बना,
खतरनाक था ही नहीं, दूर दरार तक नहीं था। आई शाबाश। इस तरह से वो आपको थोड़ी कैलकुलेशन करवा सकते हैं, बट ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी कैलकुलेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड अ डिस्टेंस। अब देखो, अब देखो ये लास्ट सवाल की ओर बढ़े अगर हम लाइन के, कहते हैं कि लाइन बताओ जो इसके पैरेलल हो और जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 हो। अब सुनो मेरी बात, करने के बहुत तरीके हैं, बट मैं ये बता रहा हूं जो आप बिठा लोगे तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा। मैंने अभी तक आपको लाइन की इक्वेशन के बारे में क्या बताया, सवाल में ना आपको पॉइंट नॉर्मली दिख जाएगा, जैसे ही पॉइंट दिखे लाइन को मान लो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, और अब देखो स्लोप कहां से निकाल सकते हो। बट अगर स्लोप डायरेक्टली दिख रही है तो क्या करेंगे, अगर स्लोप डायरेक्टली दिख रही है, कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, भैया इसकी स्लोप है -√3 अपॉन -1 दैट इज √3, तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप आ जाएगी -1/√3। इसकी स्लोप लिखी, फिर इसके परपेंडिकुलर की स्लोप लिखी। मुझे मेरी लाइन की स्लोप तो पता है, तो जब सवाल में स्लोप आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो लाइन को हमेशा ऐसा मानो, y इक्वल टू mx प्लस c। हमेशा स्लोप अगर डायरेक्टली पता है तो लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c मानो, m रख लो। अब देखो c कहां से आएगा, उसने c के लिए कंडीशन दी है बेटा, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट है। इसको पहले साफ करके लिख लो, √3, चाहे ऐसे ही लिख लो, एलसीएम क्या लेना है बेटा, सीधे लिख लो, y प्लस x/√3 माइनस c इक्वल टू 0। एक साइड पे लिखा, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस अब ओरली लिखो बेटा, ओरिजिन से डिस्टेंस ओरली लिखो, मुझे ओरली चाहिए। सबसे पहले क्या करते होते हैं, पॉइंट को xy की जगह पुट कर देते हैं, तो ओरिजिन को पुट कर दो xy की जगह पे, यहां पे 0 आ गया, यहां पे 0 आ गया, ऊपर बचा -c। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √(a² + b², 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। ये आ गया इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो कि आपको 3 दिया हुआ है। तो क्या तुम यहां से c नहीं निकाल लोगे यार, मजे से निकाल लोगे। तो c जब मॉड हटाएंगे प्लस माइनस आ जाएगा, तो c आ जाएगा +-3, और ये क्या बन गया 2/√3 इंटू 2/√3, ये आपका c आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल। क्लैरिटी। तो दो ही तरह के मैक्सिमम सवाल बनेंगे, एक जहां पॉइंट सीधे दिखेगा वहां पे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 लगाओ, x1 y1 तो रख ही दो, दिख ही रहा है, m को ढूंढो। दूसरा ऐसा जहां पे तुम्हें m डायरेक्टली दिख जाएगा, m जहां भी डायरेक्टली दिखे y इक्वल टू mx प्लस c लगाओ, m तो रख ही दो और c को ढूंढो, और मैं क्या खटाक, शाबाश। तो इसके साथ हमारा स्ट्रेट लाइन का सारा वैरायटी कवर होता है। अब आती बारी लीनियर इनइक्वालिटीज की। इसमें मुझे पता है, अब मैं तुमको बेटा ये नहीं करवाऊंगा अभी, क्योंकि वो तुम्हारी बेइज्जती है। मेरा तो क्या है कि बेटा इसको सॉल्व करो, ये तो नहीं करवाऊंगा ना सर जी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर, ठीक है, ये हमको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा है 2 वेरिएबल और ग्राफिकल मेथड, तो उस पे हम फोकस करेंगे अब, राइट। तो हमारा मेजर सिलेबस भी उसी में ही आएगा जो स्कूल में आता है, ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, 2-3 इक्वेशंस आ जाएंगी, वैसा कुछ। तो चलो सीधे सवाल की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं कंसेप्ट बता दूं ताकि सवाल में दिक्कत ना आए। यहीं पे बता रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। एक लाइन जो है ना, हमेशा कोई भी लाइन जो है, कोई भी लाइन, लेट दिस बी द लाइन, ठीक है। अगर मैं यहां पे पॉजिटिव लगाता हूं या यहां पे नेगेटिव लगाता हूं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सुनो। इस लाइन की इक्वेशन तो ये रही, इस लाइन की एक साइड ग्रेटर देन 0 वाली होगी और एक साइड लेस देन 0 वाली होगी। ये कतई जरूरी नहीं है कि ये वाला साइड ही ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, हो सकता है ये वाला आ जाए, बट पॉइंट इज किसी भी लाइन का एक पूरा साइड ग्रेटर देन 0 होता है और एक पूरा साइड लेस देन 0।
अब ध्यान सुना, एक पूरा साइड लेस देन 0 या फिर एक पूरा साइड ग्रेटर देन 0। मैंने दोनों तरह से बोला क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ग्रेटर देन 0 ऊपर वाला ही हो, ठीक है, एक साइड होगा, जो मर्जी आ सकता है। ओके, इस बेसिक सी चीज को दिमाग में रखो और सवाल की ओर देखो क्या चलता है। देखो सवाल पढ़ो, पहले एक बिल्कुल सिंगल सवाल, सिंगल इक्वेशन, और फिर हम ज्यादा इन इक्वेशंस को पकड़ेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली। ओके, जब भी मुझे इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, इसका मतलब है मुझे उस रीजन को शेड करना है जहां पे ये होल्ड करता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। आप पहले इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। किसी भी इक्वेशन को प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका होता है उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लो। बस बेटा वाई को 0 पुट करो, एक्स आ रहा है 4, वाई को 0 पुट करके, एक्स को 0 पुट करो तो वाई आ रहा है 3। तो मैंने लाइन तो बना दी, लाइन तो बना दी। अब मुझे पता है इस लाइन की एक साइड जो है वो ग्रेटर देन वाली होगी और एक साइड लेस देन वाली होगी। कैसे चेक करेंगे? अरे एक साइड पे कोई भी पॉइंट उठा लो, चेक कर लो, वो सेटिस्फाई कर गया तो वही आपकी साइड है, वरना दूसरी वाली आपकी साइड है। पॉइंट वो उठाओ जो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि वो किस साइड पे है। जैसे कि मैं यहां तुमसे पूछूं यार 2,3 किस साइड पे है, तो तुम्हें खुद को ही बहुत टाइम लग जाएगा चेक करने पे कि 2,3 इधर है या उधर है। बट अगर मैं पूछूं 0,0 किस साइड पे है, तो तुम्हें दिख रहा है 0,0 नीचे वाली साइड पे है। तो ऐसा पॉइंट उठाओ जो तुम्हें क्लियर कट पता हो कि वो किस साइड पे है। तो लेट अस चेक 0,0। अगर मैं 0,0 चेक करूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये 0,0 सेटिस्फाई कर गया तो इसका रीजन नीचे वाला आएगा जिधर 0,0 है। अगर 0,0 सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका रीजन दूसरे वाला है। खत्म। तो 0,0 देखें, 0 + 0 <= 12। यस, सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज <= 12। तो यानी कि यही वाली साइड मेरा आंसर है, यही वाली साइड मेरा आंसर है। बस एज सिंपल एज दैट। अगर हम 2-3 चीजों को उठाएं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, यहां मैंने वो सवाल लिया जहां बच्चे गलती करते हैं। मैंने इक्वेशन ऐसी ली है जो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, तो ध्यान से देखना इसको। लो जी, हमें जितनी भी ये पता होती है सबको प्लॉट करना पड़ता है और फिर कॉमन रीजन उठाना होता है, क्योंकि मुझे ये सारे के सारे होल्ड करवाने हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो आखिरी वाले 2 हैं ये हमेशा यहां बैठे होंगे और इनका काम सिर्फ इतना है कि ये बता रहे हैं कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, इनका और कोई काम नहीं है। तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, खत्म। तो प्लॉट आपको इनको करना होता है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, 3x + 2y = 150। प्लॉट इक्वल लेके करना है हमेशा। प्लॉट तो लाइन करते हो ना, ये तो साइड तो बाद में चेक करोगे। तो भैया पुट कर दो, पहले y को 0 पुट करो, x आ गया 50, 0, और फिर x को 0 पुट करो तो वो आ गया 75। ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, चलो यहां पे रख लेते हैं 0,75। तो ये रही आपकी पहली लाइन, राइट। अब मुझे इसकी साइड डिसाइड करनी है। साइड भैया 0,0 चेक करो, सबसे आसान तो वही है। 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 + 0 <= 150 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे एक एरो लगा दो अपने लिए, ऐसा, ठीक है। सारा मत शेड करने बैठ जाओ वरना बाद में सब मिक्स हो जाएगा। बस एक एरो लगा दो कि नीचे की साइड मेरा है, ये वाली साइड मेरी है, ठीक। अब आ जाओ दूसरी लाइन पे बेटा, x + 4y, ये ब्लैक कलर क्यों आ गया बे, ब्लू करेंगे। x + 4y = 80। तो पहले y को 0 पुट किया, x तो आ गया 80, बहुत दूर है, यहां बना देते हैं 80,0, और फिर y को 0 पुट किया, सॉरी x को 0 पुट किया, y आ गया 20, यहां बना देते हैं 0,20। तो ये बन गई लाइन। अब आती है साइड कौन सी है बेटा, 0,0 चेक करो, सेटिस्फाई कर रहा है, 0 + 0 <= 80 होता है। तो भैया होता है तो फिर एरो लगा दो, इसमें भी साइड मेरी नीचे वाली है, ठीक है जी। अब आता है क्रिटिकल, जो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, x <= 15। बेटा पहले प्लॉट क्या करना है, प्लॉट हमेशा इक्वेशन करनी है ऐसे, x = कांस्टेंट
भैया x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मानते हो कि वर्टिकल पे x चेंज नहीं होता, x चेंज होता है जब तुम राइट या लेफ्ट जाते हो, ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे x नहीं चेंज होगा। तो x कांस्टेंट कब होगा? वर्टिकल लाइन पे। तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन जो कि x इक्वल टू 15 से पास करेगी। पर अब ध्यान से देखो, अब 15 जो है इस पॉइंट के इधर आएगा या इधर आएगा वो तो देखना पड़ेगा। तो पहले मुझे ये पॉइंट को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तभी तो मैं x इक्वल टू 15 बना पाऊंगा कि भैया इधर आएगी या इधर आएगी। तो पॉइंट निकालो बेटा फटाफट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया, लिख लेते हैं भैया गलती ना हो जाए, एक गलती होगी पूरा बेड़ा गर्क हो जाना है। 2y इज इक्वल टू 150। तो मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, सबट्रैक्ट कर देता हूं, x कट गया, 12 माइनस 2 आ गया 10, 240 माइनस 150 90, तो y आ गया 9। अगर y 9 है तो x क्या आ गया बेटा? 36। 80 माइनस 36, वो बहुत बड़ा नंबर है, 44 के आसपास है, 44,9 बहुत बड़ा है। तो x इक्वल टू 15 यहां कहीं होगा। तो ये बन गया x इक्वल टू 15। मुझे चाहिए x लेस देन, तो इधर x लेस देन इक्वल टू 15 चाहिए, तो इधर की साइड। तो बेटा अब देख लो तुम्हारा कॉमन रीजन क्या आ रहा है। ग्रीन का नीचे, ब्लू के नीचे एंड देन रेड के लेफ्ट पे, ऐसा कौन सा रीजन जो सब में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? ये वाला रीजन। कॉमन देखना, कॉमन ग्रीन के नीचे रहे, ब्लू के नीचे रहे और रेड के इधर आए, ये वाला वो पार्ट है। डोंट पिक दिस रीजन। ये ग्रीन के नीचे तो है पर ब्लू के ऊपर चला गया, ठीक। तो दिस इज द रीजन। तो ये आपका आंसर है, यही आपको शेड करना था और कुछ नहीं। तो लीनियर इनइक्वालिटी इज ऑल अबाउट दिस। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू, बिकॉज में एक्स कंफ्यूज करता है कई बारी और इसको देखना पड़ता है। हो सकता है ये लाइन इधर आ जाती, इन दैट केस चीजें चेंज हो जाती, राइट। तो ये पहले देखना पड़ गया, इसलिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वालिटी का। इसके साथ आपका लीनियर इनइक्वालिटी भी डन है, इसके ऊपर कोई आपको कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर लीनियर इनइक्वालिटी इज वेरी 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 इजी टॉपिक। ये मैंने एक और क्वेश्चन रखा है सिर्फ आपके सॉल्यूशन आपके लिए रखा है, ये आपने करना है। यहां मैंने y भी रख दिया है साथ में, ठीक है। तो बस ये आपने खुद प्लॉट करने हैं और फिर आपने सॉल्यूशन मैच करना कि आप गलती ना करो, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कैसा दिखेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैसा दिखेगा। x तो आपको समझ आ गया, y में गलती ना हो जाए, तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। और मैच करना है सॉल्यूशन के साथ, भूलना मत। ये आपका होमवर्क है, ओके। यहां मैंने दोनों रख दिए हैं। लीनियर इनइक्वालिटी में बीइंग वेरी फ्रैंक, इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और नाउ टू कंक्लूड द सेशन, एक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा, जस्ट टू टेल यू कि चीजें ऑनलाइन बहुत अच्छी चलती हैं, पर हां एक बात मैं पहले और बताना चाहूंगा बेटा, जो ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा भाई तुम्हें यहां पे यूट्यूब पे सब कुछ कराएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ कराएगा। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, ये साइट पे गया। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त। नंबर 1 आपका स्कूल का टॉप क्लास प्रेपरेशन, नंबर 2 जेई का टच बना के रखना, राइट। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों का ध्यान रखने के लिए एक तो आपके साथ मैं ये सीरीज चला रहा हूं, जो कि आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। गो टू प्लेलिस्ट, यहां पे आपको मेरी प्लेलिस्ट पे ये रहे एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले, ठीक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों है। मेरा अलग से भी शायद बना होगा मैथ का, कई बार अलग से बना होता है, मैथ का बना अलग से, अब बना देखो ये रहा, ठीक है। जो मैंने आप आज सेशन लिया है, इसमें 2 सेशन पहले हो चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री और लिमिट्स, ठीक है। तो अगर आपने मिस कर दिया तो ये कवर कर लो। इन दोनों में पूरा स्कूल का जितना भी कुछ है सारा मैंने कवर किया हुआ है, ठीक। तो आज हमने जो लगाया स्ट्रेट लाइंस, उससे पहले 2 हो चुके हैं। तो स्कूल का सब कुछ चल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था, नेक्स्ट वीक में तुम्हारे लिए बहुत कैंट सीरीज लेके आ रहा हूं, जो तुम्हारे स्कूल के नंबरों को ना मतलब ऐसे शूट कर देगी। वो एक ऐसी चीज है जो हर बच्चा ढूंढता है बट इजीली मिलती नहीं है, बट मैं लेके आ रहा हूं। क्योंकि भैया मुझे एक्चुअली पता क्या हुआ, क्या मैं कुछ दिन पहले देखा था हर कोई 12th ड्रॉपर पे लगा हुआ है। मेरे 11वीं के बच्चे मतलब थोड़े से इग्नोर ही हो गए थे। फिर मैंने एक प्लान बनाया और सोचा कि पहले इनको स्कूल का टॉप क्लास लेके जाते हैं और जेई के साथ में एटलीस्ट बैलेंस बनाते हैं।
मार्च में जाके, जब तुम्हारे स्कूल खत्म हो गए होंगे 12th से पहले, मार्च में एक बार फिर से जेई का पुश दूंगा तुमको मैं, राइट। तो ये मैंने प्लान बनाया हुआ है, तो उसी के चलते रहते ये स्कूल का ही चल रहा है, ठीक। बट तुमने स्कूल के चक्कर में ऐसा नहीं करना कि जेई बिल्कुल इग्नोर कर देना है। अगर तुमने जेई को हल्का हल्का भी पढ़ा है, देखो बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो बेटर है कि अभी स्कूल पे पूरा फोकस करो, पर अगर हल्का हल्का भी पढ़ा है तो मैंने तुम्हारे सेशन के डिस्क्रिप्शन में ना अपने वन शॉट के लिंक डाल दिया, वन शॉट का लिंक, ठीक है। वन शॉट ऐसा दिखेगा, मैं बता देता हूं, ये रहा मैथ्स वन शॉट, ठीक है। इस प्ले लिस्ट में 11वीं 12वीं हर एक टॉपिक का वन शॉट मैंने किया हुआ है, पर तुम्हारे लिए अकेला 11th वाला फोल्डर इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें फिर कंफ्यूजन ना हो जाए कि कौन सा भी करें कौन सा ना करें। इस करके मैंने तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि अगर इसी सेशन की बात करें, कहां बैठा बे सेशन, ये कहीं तो होगा, अरे कहां पे कोई पुराना सेशन दिख जाए, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं किस फॉर्म में दिखेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 11th का मेरा पुराना सेशन कहां पे है, ये रहा, इसको ओपन कर लेते हैं। आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना बेटा, शो मोर करोगे, यहां पे आपको मिल जाएगा एक साथ, कहां गया, ये रहा जेई कहां गई, ये रहा जेई मैथ्स वन शॉट, ठीक है। ये भी कंबाइंड वाली है, अबे मैंने 11th की भी तो बनवाई थी, वो कहां गई, दिख नहीं रही है, मैं चेक करवाता हूं, मैं अपडेट करवा दूंगा सिर्फ 11th के टॉपिक्स का जो प्लेलिस्ट है वो, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। मैं बता देता हूं कि वो कैसा दिखेगा। एक सेशन मुझे याद है जहां मैंने वो बच्चों को दिखाया था, इसमें दिखाना था, हाँ तुमको ऐसा दिखेगा बेटा, वो अगर देख लो आराम से कि कंफ्यूजन ना हो, ये रहा वन शॉट फॉर क्लास 11, ठीक है, ऐसा दिखेगा वन शॉट फॉर क्लास 11। तुम यहां से क्लिक करोगे ना, एक पीडीएफ खुल जाएगा जहां पे सारे चैप्टर के नाम पड़े हुए हैं, और तुमको जो चैप्टर देखना है, जैसे आज स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो तुमको आज स्ट्रेट लाइन का जेई वन शॉट शाम को कवर करना चाहिए आफ्टर सॉल्विंग एनसीईआरटी। यहां पे आके क्लिक करोगे, अपने आप वो सेशन खुल जाएगा, समझ रहे हो। देख रहे हो गर्मी कितनी थी भाई, में टी शर्ट पहनी हुई है क्योंकि कुछ महीने पहले की है, तब बहुत गर्मी थी मेरे में। ओके, सो तुम्हारा चाहे वो जेई है चाहे वो सीबीएसई है, वो तुम्हें पूरा करवाऊंगा मैं एंड तक, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ओके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये सब कुछ चलता रहेगा। एंड चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मिस ना हो जाए कुछ। बट यस, अगर तुम्हें ये लगता है साथ में, अब मैं बता रहा हूं उन बच्चों के लिए, जेई वन शॉट और ये सेशन तुम्हें 100% तैयार करेंगे, बट अगर तुम ओवर एम्बिशियस हो और तुम्हें थोड़ी ज्यादा टीचिंग की रिक्वायरमेंट है तो तुम सब्सक्रिप्शन के लिए रेफर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम्हें वही चीजें दोबारा से पढ़ाई जाएंगी कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए ये यूजफुल है, उन बच्चों के लिए, ठीक है, वरना तुम्हारा भाई यहां सब कुछ करा रहा है, एक चीज नहीं छोड़ी मैंने, तो तुम पूरे का पूरा यहां से कर सकते हो। बट यस, इफ यू नीड लाइक 150% फायदा चाहिए, भैया मेरे पास 1 महीना है, मेरे को 100 नहीं, मेरे को 150 चाहिए, तो तुम्हें ये रेफर करना चाहिए सब्सक्रिप्शन इन दैट केस। बाकी सारे केसेस तुम्हारा भाई कवर करेगा, तुम टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए बता देता हूं, यहां पे तुम्हें जो मिलता है वो है क्रैश कोर्स, जो कि तुम्हारा पूरे 11th का एक पूरा जेई लेवल पे क्लोजर करेगा अच्छे से। क्रैश कोर्स पूरा जेई का जो लेवल है वो कवर करेगा, आपको सेशन बाय सेशन, चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को समझाया जाएगा, पढ़ा जाएगा। जिनके बच्चों के स्कूल के पेपर बहुत लेट हैं या पेपर है नहीं 11th में, उनको ये जरूर लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। दिस इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन। क्लास होती है तुम पढ़ लेते हो, रेगुलर शेड्यूल जब होता है तुम पढ़ लेते हो, अदरवाइज तुम उतना पढ़ोगे नहीं, तो उनके लिए ये मस्ट है, ले लो, अपने आप पे डंडा रहेगा, कर लोगे, ठीक है। प्लस आपको माइक्रो कोर्सेज मिलते हैं जिसमें तुम एक एक चैप्टर का डिटेल्ड कोर्स देख सकते हो, वो इंटरेक्टिव रिप्ले रहेगा ऑफ कोर्स, बट पूरा डिटेल्ड रहेगा। इसमें तुमको मेरे भी कुछ चैप्टर मिल जाएंगे, मैंने भी कुछ किए हुए, तो आपको मेरे सेशन में मिल जाएंगे पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज माइक्रो कोर्स ले लिया अरविंद कालिया सर का, पूरा जो क्लास में पढ़ाया जाता है तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, देख लो, ठीक। एंड इसके बीच में ही रहेगा, अलग से कॉस्ट नहीं रहेगी, इसी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें रहती हैं अलॉन्ग विद बाकी फीचर जो डाउट ऐप एंड एवरीथिंग रहते हैं, ठीक है। और इंटरेक्टिव होता है ये सारा, लीडर बोर्ड, मतलब वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुमको सबको पता है, ठीक है। पढ़ने के लिए बेस्ट है, ये बता सकता हूं, इसके ऊपर तुमको जरूरत नहीं होनी चाहिए पता करने के लिए, ठीक।
तो जिनको ये चाहिए उनको बता देता हूं कि इस पे कैसे अप्लाई करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब कल बताया था तो मुझे 4-5 बच्चों ने कमेंट से बोला कि सर यहाँ पे आगे प्रॉब्लम आ गई, कंफ्यूजन आ गया, कैसे एनरोल करना है। तो देखो तुम्हें क्या करना होता है, बता देता हूं। तुम मेरा कोई भी सेशन खोल लो, कोई भी सेशन खोल लो, मेरा ये खोल लेते जो ये, अच्छा मैं कहूँ ये सेशन मेरा दिखा क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है बेटा, मैंने अभी तो रिकॉर्ड किया, तुम तो देख अब रहे हो, तभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा। मैं भी कहूँ बात क्या है तो चलो एनी हाउ कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और खोल लो सेशन, कोई भी सेशन खोल लो मेरा यहाँ पे, कहाँ पे, ये रहा, कोई भी खोल लो, ठीक है। इसमें आप जब डिस्क्रिप्शन में जाते हो शो मोर करो और यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा AVK Pro। कहाँ पे है AVK Pro, ये रहा, यूज कोड AVK Pro फॉर वेदांतु सब्सक्रिप्शन। इस लिंक को क्लिक करना है आपने, ठीक है। यहां पे जाके मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम करता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। अभी क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा मेरा रंग डार्क आएगा, हाँ मेरा रंग डार्क हो गया बट नेवर माइंड, में क्लियर दिख रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। यहां पे आप सेलेक्ट ग्रेड 11th करोगे, टारगेट में जेई मेन 2022 करोगे, ठीक है। उसके बाद जो खुलेगा आपके सामने वो ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 मंथ कर देना आपने, ठीक। और यहाँ पे कहीं तो कोड भरने का आ जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी, सारी डिटेल कि क्या क्या मिलता है आपको, सब कुछ आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, आप टेंशन ना लो, आपको यहाँ सब कुछ पता लगेगा। यहाँ पे 1 मंथ करके प्रोसीड टू पे, फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा, लॉग इन, जो कि आपने किया होगा। मैं छुपा के कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरा ईमेल आईडी पढ़ लेना है और फिर तुमने मेरे को मेल फेंक फेंक के मेरी आईटी ही फेर देनी है, ठीक है। ये खुलेगा, यहां पे आपने कोड लगा देना है AVK Pro। जैसे ये लगाओगे ये डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और तो ये फर्दर 4,000 मतलब जो आपको वो लिखा था डिस्काउंटेड रेट वो आ जाएगा। उसके बाद बस आपको पेमेंट करनी है, कोई भी दबा दो, जो भी आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है, तक करते ही आप एनरोल हो जाएंगे। तो कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करो, 11वीं सेलेक्ट किया, जेई मेन 2022 सेलेक्ट किया, प्रोसीड टू पे किया, कोड भरा, काम खत्म। बस इतने स्टेप होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। सो जो बच्चे अभी इमीडिएट पेपर हैं वो ये मत लेना, जिनके मार्च में है या है ही नहीं वो ये जरूर लो। और एक चीज से तुम निश्चिंत रहो कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ सब कुछ कराएगा, हर एक चीज करवाऊंगा, वो आप निश्चिंत रहो, वो नहीं हटेगा, वो चलता रहेगा। ये NCERT सीरीज चली, इसके बाद मैं एक और सीरीज भी लेके आऊंगा, तो वो तुम चिंता ना करो। बट हाँ, अगर तुम्हें महीने में 150 टके का चाहिए तो तुमको ये कर लेना चाहिए। 100 टके तक तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे साथ, ठीक है। डंडा चाहिए, शेड्यूल चाहिए थोड़ा बहुत अपने पर, तो आप ये जरूर लो। सो ये रहता है सिस्टम। और बाकी तुम छा जाना या तुम कैंट बच्चे हो, चिंता नहीं करनी, बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, और क्या ही चाहिए तुमको, राइट। सो वेदांतु ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, शर्माना नहीं है एंड ऑफ कोर्स अगर नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर जरूर करना, ताकि जो चीज़ तुम समझ चुके हो कि 11वीं के नंबर बहुत ज़रूरी हैं, तुम्हारे दोस्त भी समझें और वो उसको देख के नंबर लें, ठीक है, जैसे तुम लेने वाले हो मेरे जवानों, ठीक। सो विद दैट इट्स टाइम टू से गुड बाय गाइज। सो जैसा कि मैं कहता हूँ, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप हेल्पिंग अदर्स सो दैट दे मे ऑल्सो लर्न एंड एंजॉय, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।